कलाम साहब द्वारा लिखित हम और हमारा आकाश। तेजस्वी मन के संपादित अंश। मैं खास तौर से युवा छात्रों से ही क्यों लिखता हूं? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब लिखते हैं कि मैं खास तौर से युवा छात्रों से क्यों लिखता हूं, कारण बता रहे। इस सवाल का जवाब तलाशते हुए मैं अपने छात्र जीवन के दिनों के बारे में सोचने लगा। कलाम साहब के मन में यह सवाल उत्पन्न हुआ कि आखिर मैं युवा छात्रों से ही क्यों लिखता हूं। तो इस सवाल के जवाब को तलाशते हुए कलाम साहब अपने छात्र के दिनों के बारे में सोचने लगे, जब वह छात्रावास में रहते थे और अध्ययन करने का कार्य करते थे। उन दिनों पर उनका विचार हुआ, रामेश्वरम के द्वीप के बाहर निकलकर यह कितनी लंबी यात्रा रही। जब कहते हैं कि रामेश्वर के बाहर निकल करके जो कुछ भी आज किया गया या जो कुछ भी हो रहा है वह एक बहुत ही लंबी यात्रा थी। पीछे मुड़कर देखता हूं तो विश्वास नहीं होता है। अक्सर व्यक्ति जब कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ने लगता है तो पीछे मुड़कर के वह देखता है तो उसको बिलीव नहीं होता है कि वास्तव में मैं वही हूं। और महान पुरुष की यह खासियत होती है, एक यह महानता होती है कि वह न ही अपने बुलंदियों के समय को सोच करके देख करके अभिमानित होता है और न ही पीछे की घटित घटनाओं पर विचार करके दुखित होता है। एक महान व्यक्ति दुख और सुख दोनों परिस्थितियों में एक समान रहता है। यही एक अलौकिक दिव्य महापुरुष के स्वभाव का उच्चतम रूप होता है। यही उनके आचरण की महानता होती है कि वे प्रत्येक परिस्थितियों में एक समान भाव रखते हैं और एक समान भाव को रखते हुए समस्त संसार के विषय में सोचने का कार्य। महान पुरुष यह सदैव प्रयत्न करता है कि मैं आज जो कुछ भी हूं वह ईश्वर की कृपा से हूं। इस संसार के लोगों के द्वारा की गई दुआओं से, उनके प्रेम से आज मैं इस बुलंदियों पर पहुंचा हूं। तो इस संसार के लिए हमें जरूर कुछ न कुछ कर देना चाहिए। और यही सोचकर के एक महान पुरुष स्वयं की जिंदगी नहीं जीता है, अभी पूरे समाज के लिए अपना जीवन जीने का कार्य करता है। महान पुरुष कभी भी अपने विषय में नहीं सोचता। फिर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब भी कभी स्वयं के विषय में उन्होंने चिंतन नहीं किया। कलाम साहब ने जो भी चिंतन किया वह पूरे देश के लिए किया और पूरे समाज के लिए किया। उनका यह सदैव प्रयत्न रहा कि हमारे कार्यों से हमारे देश को लाभ प्राप्त हो, हमारा देश शीघ्र विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आ जाए। इस प्रकार की उत्तम भावनाएं उनके अंदर सदैव विद्यमान रही और इन्हीं भावनाओं को लेकर के कलाम साहब ने कार्य करना आरंभ किया। मेरे ख्याल से आगे कहते हैं कि आखिर वह क्या था जिसके कारण यह संभव हो सका। विचार कर रहे हैं कि आखिर ऐसी कौन सी स्थिति थी, ऐसा कौन सा कारण बना जिससे आज जो कुछ भी मैं कर रहा हूं यह संभव हो पा रहा है। उत्तर प्राप्त करते हैं, कहते हैं महत्वाकांक्षा। अर्थात क्या मेरी यह महत्वाकांक्षा थी कि आज मैंने जो भी विचार किया था या जो भी कभी स्वप्न देखा था, आज वह मेरे सभी विचार, मेरे स्वप्न अर्थात मेरी कल्पनाएं साकार हो रही हैं और मैं इस बुलंदियों को प्राप्त कर रहा हूं। कई बातें मेरे दिमाग में आती हैं। मेरा ख्याल है कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि मैंने अपने योगदान के मुताबिक ही अपना मूल्य आंका। कलाम साहब ने जो भी योगदान इस देश के विकास के लिए दिया
कलाम साहब अपने उसी योगदान के अनुसार ही अपना मूल्य भी आंकने का कार्य कर रहे हैं। बुनियादी बात तो जो आपको समझनी चाहिए वो आया है कि आप जीवन की अच्छी चीजों को पाने का हक रखते हैं, उनका जो ईश्वर की दी हुई है। जब तक हमारे विद्यार्थियों और युवाओं को यह भरोसा नहीं होगा कि वे विकसित भारत के नागरिक बनने के योग्य हैं, तब तक वे जिम्मेदार और ज्ञानवान नागरिक भी कैसे बन सकेंगे। कि हमारे देश की जो युवा पीढ़ी है उसको यह विश्वास दिलाना अति आवश्यक है कि हम अपने कार्यों के माध्यम से बहुत ही जल्दी विकसित भारत के नागरिक बन जाएंगे। अर्थात हम बनने योग्य हैं, बस थोड़ा सा हमको परिश्रम करना है, थोड़ा सा हमको प्रयास करना है और उसी परिश्रम और प्रयास के माध्यम से हम बहुत ही जल्द विकसित भारत के नागरिक बन। विकसित देशों की समृद्धि के पीछे कोई रहस्य नहीं छिपा है। ऐतिहासिक तथ्य बस इतना है कि जिन राष्ट्रों जिन्हें कहते हैं कि ऐतिहासिक जो तथ्य है, जो विकसित राष्ट्र आज हैं, उनका ऐतिहासिक तथ्य मात्र इतना है कि इन राष्ट्रों जिन्हें G8 आप सुनते होंगे टेलीविजन पे G8 की मीटिंग, G8 के नाम से पुकारा जाता है कि लोगों ने पीढ़ी दर पीढ़ी इस विश्वास को पुख्ता किया कि मजबूत और समृद्ध देश में उन्हें अच्छा जीवन बिताना है, तब सच्चाई उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप है। यह भावना उन्होंने बना है कि हमें उत्तम जीवन जीना है, हमें अपने राष्ट्र को उत्तम बनाना है और इस प्रकार से इन उत्तम प्रकार की विचारधाराओं को रखते हुए उन्होंने अपनी आकांक्षाओं के अनुरूप ही स्वयं को ढालने का कार्य किया। मैं यह नहीं मानता कि समृद्धि और अध्यात्म एक दूसरे के विरोधी हैं या भौतिक वस्तुओं की इच्छा रखना कोई गलत सोच है। उदाहरण के तौर पर मैं खुद न्यूनतम वस्तुओं का भोग करते हुए जीवन बिता रहा हूँ। कहते हैं कि मैं स्वयं न्यूनतम, मैं बहुत हाई फाई न्यूनतम वस्तुओं का मैं भोग करते हुए जीवन बिताने का कार्य मैं कर रहा हूँ, लेकिन मैं सर्वत्र समृद्धि की कद्र करता हूँ, क्योंकि समृद्धि अपने साथ सुरक्षा तथा विश्वास रखती है जो हमारी आजादी को बनाए रखने में सहायक है। आप अपने आसपास देखेंगे तो पाएंगे कि खुद प्रकृति भी कोई काम आधा अधूरे रूप से करती नहीं है। अगर भी देखिए प्रकृति जो है वह कभी भी अपना काम आधा या अधूरा नहीं करती। प्रकृति अपना कार्य पूर्ण करती है, यानी कि जिस कार्य को करना है प्रकृति उसको एक लगन के साथ पूरा करके ही सांस लेती है, अर्थात उस कार्य को पूर्ण रूप से ही करने का कार्य प्रकृति के द्वारा किया जाता है। आगे कहते हैं जो अंततः हम देखने को हमको प्राप्त होता है। किसी बगीचे में जाएं, मौसम में आपको फूल की बहार देखने को मिलेगी। आप किसी बागीचे में जाइए, फूलों का मौसम चल रहा है, उन बागीचों में खूब फूल चारों तरफ देखने को मिलेंगे। अथवा ऊपर की तरफ ही देखें, यह ब्रह्मांड आपके अनंत तक फैला दिखाई देगा। आपको यकीन से ही पर हमें यकीन नहीं है कि यह आकाश जो है वह पूरे अनंत ब्रह्मांड में फैला हुआ है, लेकिन जब आप ऊपर की तरफ देखते हैं तो यह आकाश पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ दिखाई पड़ता है। हमें यकीन नहीं होता है, परंतु सच्चाई तो यही है कि यह पूरा आकाश अनंत ब्रह्मांड में फैला हुआ है। जो कुछ भी हम इस संसार में देखते हैं वह ऊर्जा का ही स्वरूप है। जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, सूर्य, चंद्रमा, पेड़ पौधे, भोजन, यानी जो भी चीजें, ऑक्सीजन, जो भी चीजें हैं, यह सब क्या है? कहीं ना कहीं ऊर्जा के एक माध्यम है, ऊर्जा के स्रोत। जैसा कि महर्षि अरविंद ने कहा है कि हम भी ऊर्जा के ही अंश हैं।
इसलिए जब हमने यह जान लिया है कि आत्मा और पदार्थ दोनों भी अस्तित्व का हिस्सा है, वे एक दूसरे से पूरा तादात्म्य रखे हुए हैं, तो हमें यह एहसास भी होगा कि भौतिक पदार्थों की इच्छा रखना किसी भी दृष्टिकोण से शर्मनाक या गैर आध्यात्मिक बात नहीं है। इसके बावजूद अक्सर हमें यही विश्वास दिलाया जाता है न्यूनतम में गुजारा करने और जीवन बिताने में भी निश्चित रूप से कोई हर्ज नहीं है। धन के साथ मन को नहीं बढ़ाना चाहिए। धन बढ़ रहा है तो भी अपने आप को उसी संकुचित रूप में रखना चाहिए और कम से कम में गुजारा करने का प्रयास करना चाहिए। तब जाकर के हम एक समृद्धिशाली समाज का निर्माण कर सकते हैं। हमारे जो खर्चे हैं वह सीमित होने चाहिए, असीमित नहीं होने चाहिए। हमारे जो विचार हैं वह सीमित होने चाहिए। किस क्षेत्र में? दुर्बलता के क्षेत्र में और व्यापकता के क्षेत्र में हमारे विचार अति उत्तम होने चाहिए। हमारे विचारों का विकास होना चाहिए। उत्तम प्रकार के आचरण की प्राप्ति उत्तम प्रकार के विचारों से प्राप्त की जा सकती है। अर्थात अपने विचारों को बड़ा करिए। जब आपके विचार बड़े होंगे तो आपके बड़े विचारों के माध्यम से समाज के अन्य लोग भी प्रेरणा को प्राप्त करेंगे, शिक्षा को प्राप्त करेंगे और समाज के अन्य लोग भी उस व्यापकता को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने का कार्य निश्चित रूप से करेंगे। महात्मा गांधी ने ऐसा ही जीवन जिया था, लेकिन जैसा कि उनके साथ था, आपके मामले में भी यह आपकी पसंद पर निर्भर करता है। हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी भी एक साधारण जीवन जीने का कार्य करते थे। उसी के विषय में कलाम साहब उदाहरण देते हुए कह रहे हैं, आपकी ऐसी जीवन शैली इसलिए है क्योंकि इससे ये तमाम जरूरतें पूरी होती हैं जो आपके भीतर की गहराइयों से जीत होती हैं। लेकिन त्याग की प्रतिमूर्ति बनना और फैसले जो जबरदस्ती से चुनना, सहने का गुणगान करना अलग बातें हैं। हमारी युवा शक्ति से संपर्क कायम करने के मेरे पूर्ण जीवन के सपने देखना तथा फिर उससे स्वर्णिम युग के लिए काम करना सही है। आप जो कुछ भी करें वह आपके हृदय से किया गया हो, अपनी आत्मा को अभिव्यक्त कर दें और इस तरह आप अपने आस पास प्रेम तथा खुशियों को प्रसारित करने का कार्य कर सकेंगे, बांटने का कार्य कर सकेंगे। जब तक हमारे अंदर सभी के प्रति प्रेम की भावना नहीं होगी, सभी के प्रति विकास की भावना नहीं, तब तक हम कहाँ अपने आदर्शों को प्रदर्शित कर सकते हैं, कहाँ हम समाज को आदर्शवान बना सकते हैं। समाज को आदर्शवान बनाने के लिए हमें स्वयं आदर्शवान बनना है और अपने आदर्श विचारों को इस समाज में प्रसारित करते हुए अपने प्रेम भाव के माध्यम से, अपने सहयोग की भावना के माध्यम से स्वयं के साथ साथ इस समाज में भी प्रेम और खुशियों का प्रसारण करना है। इस प्रकार डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब जी द्वारा रचित यह पाठ हम हमारा आदर्श समाप्त हुआ। आपके अंदर भी कलाम साहब जैसे उत्तम आदर्श होने चाहिए।